everyone, welcome to Skillshot again. So, today we are going to cover Schedule 3, which clearly says activities or transactions which shall be treated neither as supply of goods nor supply of services. So, what we will do in this video is that first we need to discuss about supply. What is supply? According to section 7, it is for consideration in the course and furtherance of business. Then it will be considered as supply and it should be of goods and services. So we have earlier covered कि goods and services होनी चाहिए, उसकी सप्लाई होनी चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और टैक्सेबल पर्सन के थ्रू होनी चाहिए, तब जाके ये पूरी जीएसटी की लाइबिलिटी आती है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ कुछ चीजें सप्लाई के डेफिनेशन में तो कवर हो रही है, फिर भी नहीं मानी जाएगी। मींस कंसिडरेशन है, कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, फिर भी वो क्या नहीं मानी जाएगी? इट वोंट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले उन्होंने सोचा सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय, देखिए यहां पर एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो नेगेटिव लिस्ट में मतलब ये जो सर्विसेज है या ये जो गुड्स है, इनको हम नहीं मानेंगे कि ये सप्लाई है। तो सबसे पहले जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो सर्विस तो है, और एम्प्लॉयर क्या देता है उसे? कंसिडरेशन में सैलरी देता है। तो सैलरी भी है, कंसिडरेशन भी है और कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। लेकिन एम्प्लॉय को राहत मिलनी चाहिए, ऐसे ही सैलरी पे टैक्सेस है तो जीएसटी लगा के और बोझा नहीं डालना चाहता था गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने सोचा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में कोई भी चीज होता है, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड है तो वो चीज हटा दिया जाए जीएसटी के परव्यू से। तो सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, मींस कोई भी इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, जैसे सैलरी मिल रही है, उसे परक्यूजिट्स मिल रहा है, तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। तो आप एक चीज क्वेश्चन रेज कर सकते हो, मैम आपने पढ़ाया था ना शेड्यूल 1 में कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर तो रिलेटेड पर्सन है। हाँ भैया, मैंने ही पढ़ाया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन है और इवन विदाउट कंसिडरेशन माना जाता है। लेकिन शेड्यूल 3 उसे कवर कर रहा है, वो बोल रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई भी अगर सर्विसेज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट तो वो कवर नहीं होगा। लेकिन अगर गिफ्ट विद इन अ फाइनेंशियल ईयर मोर देन 50,000 वैल्यू का दिया जा रहा है तो वो कवर होगा, उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन लेस देन 50,000 वैल्यू का अगर दिया जा रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए थोड़ी बातें देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात आती है अमाउंट रिसीव ऑन प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी का प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो गया तो क्या ये हम लोग मानेंगे इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट? हाँ, ये हम मानेंगे। ट्रीटेड एज पेड इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर हु गिव्स वेजेस ऑन डेली बेसिस, कोई वेजेस डेली बेसिस कैजुअल वर्कर को दिया जा रहा है, वो भी नहीं माना जाएगा कि वो एम्प्लॉयमेंट के बाहर है। मींस इट विल बी ट्रीटेड इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड बाय अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी कैजुअल वर्कर को एम्प्लॉय किया हुआ है ताकि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बन सके, उस केस में भी इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही माना जाएगा। अमाउंट पेड एज अ कंप्लीट फीस फॉर नॉट ज्वाइनिंग अ कॉम्पिटेंट बिजनेस टू एम्प्लॉय, सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, मैंने उसे कंप्लीट फीस दिया। कंप्लीट फीस इन द सेंस कि मेरा कंपिटेंट बिजनेस, मेरा कंपिटिटिंग बिजनेस आप ज्वाइन नहीं करोगे, ये आपको कंप्लीट फीस में देता हूं। तो ये जो है इट इज नॉट ट्रीटेड एज सर्विस इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट वोंट बी ट्रीटेड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ भैया, जीएसटी लग जाएगी। तो जीएसटी के दायरे से सैलरी, परक्यूजिट, ये सारे चीजों को निकाला गया एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया, क्या परक्यूजिट्स देगा, क्या सैलरी मिलेगी। तो ये सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इज नॉट कवर्ड इन जीएसटी, इट इज इन नेगेटिव लिस्ट इफ इट इज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ आगे चलते हैं। आगे हमको दिखता है सर्विसेज बाय अ कोर्ट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सो कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल का सर्विसेज है जो कोर्ट सर्विसेज दे रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट हो, वो सारे सर्विसेज
will not be covered under supply, it will be covered under schedule 3, it will not be considered as supply of goods or services, ये services मानी नहीं जाएंगी. ओके सो अगर आप पूछोगे कि कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम उसे क्या माना जाए, तो वो भी एक तरह का कोर्ट टाइप का है, ये माना गया है, और उसका जो सर्विस है वो भी इसके दायरे में नहीं आएगा, सप्लाई के दायरे में नहीं आएगा, वो भी नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड होगा. चलिए आगे चलते हैं. फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये गवर्नमेंट एक्टिविटीज है, जैसे मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, मेंबर्स ऑफ अदर लोकल अथॉरिटी. अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अपनी कैपेसिटी में रह के, तो वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे. ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कंस्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी. मींस प्रोविजन ऑफ कंस्टिट्यूशन ये क्या है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो सर्विस दे रहे, जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे. ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरमैन, मेंबर और डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी हु इज नॉट डीम्ड एज एम्प्लॉय बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज. तो इसमें बेसिकली किनके बारे में बात किया जा रहा है. सपोज कीजिए इसमें लिखा हुआ है बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेबी एक बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है. अब इसका कोई मेंबर या चेयरमैन है, वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, जो भी वो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है इन दैट कैपेसिटी. मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर रेलेवेंट थिंग कि एमपी, एमएलए और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, वो उस कैपेसिटी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा. ओके आगे चलते हैं. आगे लिखा हुआ है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मोटोरिया इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड. अब गवर्नमेंट ने सोचा बहुत जीएसटी मैंने कलेक्ट कर ली, अब जो मर रहे हैं उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, उनको गड़ाया जा रहा है, बेचारे उनको तो छोड़ दूं, उनको अगर लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने सोचा भैया इनको तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा. तो ये सर्विसेज है, जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं हैं, जो जलाने की विधि है, जो गड़ाने की विधि है, और डिजीज पर्सन जो डेड बॉडी को ले जाने की विधि है, ये सारी चीज को गवर्नमेंट ने बोला भैया इसे तो छोड़ना चाहिए, इन्हें तो मैं बख्श दूं, तो ये जीएसटी में कवर्ड नहीं है. ओके नाउ सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग. अच्छा अब सेल ऑफ लैंड, लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया शेड्यूल 3 में कि हम इनको कवर नहीं करेंगे सेल ऑफ लैंड. लेकिन सेल ऑफ बिल्डिंग को क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू पैरा 5B. तो आप बोलोगे मैम ये सब्जेक्ट टू पैरा 5B क्या है, देखते हैं क्या है सब्जेक्ट टू पैरा 5B. एक मिनट मैं देखती हूं. ओके सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 क्या बोलता है, शेड्यूल 2 में ये लिखा हुआ है कि एक्टिविटीज टू बी कंसिडर्ड एज गुड्स, एक्टिविटीज टू बी कंसिडर्ड एज सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस. उसमें डिस्टिंग्विश किया गया है कि कौन सा सर्विस है, कौन सा गुड्स है. नाउ पैरा 5B क्या है, पैरा 5 बोलता है construction of complex building, civil structure or part thereof including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly except where entire consideration has been received after the issuance of completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation whichever is earlier shall be considered as supply of service. थोड़ा भारी भरकम है, थोड़ा लाइट करते हैं. सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में जो अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उन पे जीएसटी लगता है, जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी होते हैं उन पे जीएसटी नहीं लगता. मतलब क्या कि सपोज कीजिए 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैंने अगर एक भी रुपया बिफोर कंप्लीशन ऑफ व्हाट, बिफोर रिसीविंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और बिफोर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी अगर मैंने दे दिया 1 रुपया,
मतलब अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी थी, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला नहीं लोकल अथॉरिटी से, ना ही ऑक्यूपेशन हुआ है, कोई फर्स्ट ऑक्यूपाइड भी नहीं किया उस प्रॉपर्टी को, उससे पहले मैंने 1 रुपया दे दिया, ये कुछ भी कंसिडरेशन मैंने दे दी, तब जीएसटी लग जाएगा पूरे कंसिडरेशन पे। मतलब अगर आप 1 रुपया भी अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे देते हो तो आपका जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाती है। लेकिन रेडी टू मूव इन मतलब एकदम बन गया है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो गया, सब हो गया, उसके बाद अगर आप दे रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगी। तो इसमें क्या बोलता है जरा देखते हैं। इसमें लिखता है आफ्टर और बिफोर, पहले तो हम लोग बोलते हैं बिफोर, बिफोर के बारे में बात करते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर मतलब उसके पहले अगर मैं देती हूँ तो जीएसटी की लाइबिलिटी आती है अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में। अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्टेड नहीं है, रेडी टू मूव इन है, तो जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आती है। तो इसमें क्या बोला गया है, सुराना बिल्डर has constructed individual residential unit for agreed consideration of 1.2 crore per unit. Rupees 90 lakh per unit were received before issuance of completion certificate by the competent authority and balance after completion. तो हमको 90 लाख रुपए मिल गया बिफोर कंप्लीशन, मतलब अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए 90 लाख मिल गया सुराना बिल्डर को। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी। इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आप बोलोगे मीन्स 90 लाख पे या 1.2 करोड़, पूरे 1.2 करोड़ पे आ जाएगी। तो इवन सर्टन सम ऑफ मनी हैज बीन रिसीव्ड बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, देन जीएसटी लाइबिलिटी विल अराइज। ओके, सो ये बोलता है कि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वैसे तो जीएसटी के बाहर है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो जीएसटी के दायरे में वो आ जाएगा। अगर अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के टाइम तुमको पैसा मिल रहा है तो वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है देखते हैं। आगे आता है एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। मतलब एक्शनेबल क्लेम को उन्होंने क्या किया, जीएसटी के दायरे से बाहर किया, अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, इसकी थोड़ी मैंने स्टडी की है, देखते हैं क्या है ये एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम देखिएगा, एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट other than debt secured by mortgage of immovable property or hypothecation or pledge of movable property or to any beneficial interest in movable property not in possession, either actual or constructive, which the civil court recognize as affording ground for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent। भयंकर ये भारी डेफिनेशन है, थोड़ा इसे हल्का करते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम मतलब डेट अदर देन डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब एक्शनेबल क्लेम है अनसिक्योर्ड डेट जो सिक्योर्ड नहीं है। सिक्योर्ड कैसे होता है, कोई भी डेट या तो मैं अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी दूंगी या मूवेबल प्रॉपर्टी दूंगी सिक्योरिटी के तहत। ओके, जब मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी देती हूं दैट इज मॉर्गेज, और जब मैं मूवेबल प्रॉपर्टी देती हूँ सिक्योरिटी के तहत तो वो या तो हाइपोथिकेशन होता है या प्लेज होता है। अब आप पूछोगे मैम ये हाइपोथिकेशन और प्लेज क्या है। हाइपोथिकेशन बेसिकली क्या है कि आप अगर सपोज करो लेंडर हो, आप पैसा दे रहे हो लेकिन आपके पोजेशन में नहीं है, उसने आपके नाम पे चार्ज क्रिएट कर दिया उस गाड़ी का, सपोज करो कार लोन है तो वो कार उसी के पास है, किसके पास है, बोरोवर के पास, आपके पास उसका पोजेशन नहीं है कार का। प्लेज में क्या होता है, आपके पास पोजेशन होता है, जैसे सोना गिरवी रख दिया तो सोने के अगेंस्ट में अगर कोई लोन ले रहा है तो सोने का पोजेशन किसके पास रहता है, लेंडर के पास, जो पैसा दे रहा है उसके पास रहता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथिकेशन एंड प्लेज। हाइपोथिकेशन बेसिकली कार लोन हो गया और प्लेज हो गया आपका गोल्ड लोन। आप देखते होगा जब भी गाड़ी चल रही है तो आप पीछे कुछ कुछ गाड़ियों में लिखा रहता है, टैक्सियों में लिखा रहता है हाइपोथिकेटेड टू दिस बैंक, हाइपोथिकेटेड टू दिस बैंक। उसमें बोरोवर के पास तो वो गाड़ी रहती है लेकिन क्या होता है, उसने चार्ज क्रिएट कर दिया उस गाड़ी का उस बैंक के नाम पे। ओके, टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टेड। तो बेसिकली
अगर हम अंडरस्टैंड करें इस डेफिनेशन को, तो एक्शनेबल क्लेम मीन्स एनी अनसिक्योर्ड डेप्ट। वो अनसिक्योर्ड डेप्ट है। It does not include debt secured either by mortgage pledge or hypothecation. It includes beneficial interest in movable property not in possession. तो इसमें बोल रहा है इट इंक्लूड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन। तो इसका मतलब क्या है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन। ये देखते हैं एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट इट इन कोर्ट। देखिए, अगर मैं किसी चीज को गिरवी रखती हूँ तो सामने वाले को अगर मैं पैसे वापस नहीं देती हूँ तो उसके पास ये है कि यार मेरे पास तो सिक्योरिटी, मैं बेच के मैं अपना पैसा निकलवा लूंगा। लेकिन कोई अनसिक्योर्ड डेप्ट होता है तो बेचारे के पास कुछ नहीं रहता सिवाय कोर्ट के पास जाने के, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कि भैया मुझे राहत दो। तो कोर्ट के पास कब जाता है इंसान? जब वो लाचार रहता है, एकदम दुखी रहता है कि मेरे पास तो सिक्योरिटी नहीं है, आई नीड टू गो टू कोर्ट। तो दैट इज एक्शनेबल क्लेम। विच एक्शनेबल क्लेम के नाम से आपको पता चल रहा है कि जिसके अगेंस्ट मैं एक्शन ले सकती हूँ, वो क्लेम जिसके अगेंस्ट मैं एक्शन ले सकती हूँ और वो अनसिक्योर्ड है। अगर सिक्योर्ड है तो ऑब्वियसली एक्शन लेने की मुझे इतनी कोई जरूरत नहीं, राइट? अब सपोज कीजिए ए लैंड किया ₹2 लाख टू बी विदाउट एनी सिक्योरिटी। तो मैं लैंड कर रही हूं तो अनसिक्योर्ड डेप्ट है, तो अनसिक्योर्ड डेप्ट के केस में क्या माना जाएगा कि एक्शनेबल क्लेम। A lent ₹1 lakh to B and keep his property as security. So this is not an actionable claim because it is secured. A agrees to sell B product X in future. So this is also an actionable claim क्योंकि इसमें लिखा हुआ है it includes beneficial interest in movable property not in possession. मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एक beneficial interest create कर रही हूँ आपका। मैं बोलती हूँ आपको X प्रोडक्ट फ्यूचर में बेच दूंगी, ठीक है, इन फ्यूचर आई विल सेल यू। सो मेरा वो जो फ्यूचर में आप बेचोगे वो मेरे पास तो है नहीं, नॉट इन पोजेशन, लेकिन उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, राइट है मेरे पास, ठीक है। रेंट ड्यू ऑन पार्ट ऑफ टेनेंट। अब रेंट कोई ड्यू है तो कोर्ट में तो मूव हो सकता है कि यार रेंट ड्यू है मेरा। ऑब्वियसली कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, ना इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना मूवेबल प्रॉपर्टी उस केस में, तो मैं एक्शनेबल क्लेम मतलब अनसिक्योर्ड डेब्ट एंड वी कैन मूव टू कोर्ट फॉर गेटिंग एक्शन। नाउ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम जीएसटी पर्सपेक्टिव। अब जीएसटी में इसका क्या रोल है देखिएगा, जब मैंने आपको गुड्स का डेफिनेशन पढ़ाया था तब आपको याद है इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। गुड्स में बोला गया था कि ये एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करता है, मनी को इंक्लूड नहीं करता है, और इसका मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसने एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड क्यों किया होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। So actionable claim is included in the definition of goods, as we know that sale of goods and services for a consideration in course of furtherance of business is considered as supply under section 7. However, schedule 3 stipulate that actionable claim other than lottery, betting, gambling is neither a supply of goods nor supply of service. So main objective of GST Act is to bring lottery, betting, gambling under GST liability rather than other actionable claim. मतलब क्या है कि भैया मुझे लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को सप्लाई मानना है अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग भी एक्शनेबल क्लेम है क्योंकि अनसिक्योर्ड है, आपके पास राइट है, अगर आपकी लॉटरी लगती है तो आप शू कर सकते हो। वैसे ही तो पर्पस क्या है लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को लाने का, कहां लाने का, सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर। और अदर देन other than lottery, betting and gambling is not taxable, it is not considered as supply, it is in negative list। मतलब अगर सपोज कीजिए मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया और मैं कोर्ट के पास गई, कोर्ट वाला मुझे बोला कि हो गया आपका सेटलमेंट, आप ले लीजिए 1 लाख, तो उस 1 लाख पे फिर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एक्शनेबल क्लेम है लेकिन वो शेड्यूल 3 में कवर्ड है। लेकिन आपकी लॉटरी लगती है तो वो एक्शनेबल क्लेम है लेकिन वो शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है, तो जीएसटी के दायरे में वो आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा एक्शनेबल क्लेम के बारे में। अब आगे चलते हैं अपन, आगे क्या है फटाफट अपन देखते हैं। आगे बताता है आउट एंड आउट सप्लाई, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। सो ये सारा शेड्यूल 3 में है।
Supply of goods by the consignee to any other person by endorsement of title of goods after the goods has been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance of home consumption. तो ये तीनों पॉइंट मैं अच्छा से आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी. चलते हैं अपन. सबसे पहली बात मुझे आपसे पूछना है, आपको पता है मर्चेंट ट्रेडिंग क्या होता है? मर्चेंट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया. मतलब एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में मैं सप्लाई कर रही हूं और इंडिया में उसको एंटर नहीं करवा रही हूँ गुड्स को. ठीक है, मैं इंडिया में बैठ के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल करवा रही हूं. ओके, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा है. ओके, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट का डेफिनेशन पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. As per section 2 subsection 10 of the Integrated Goods and Service Tax Act 2017, import of goods with its grammatical variation and cognate expression means bringing goods into India from a place outside India. मतलब bringing goods को लाना from place outside India into India. इंडिया में आना चाहिए. ठीक है, अब आप मुझे बताइए, Vivekanand purchased goods from China and sold it to George in Canada without bringing the goods in India. This transaction is neither supply of goods nor supply of service. एक लॉजिक लगाते हैं, इंपोर्ट तो तभी होता है जब इंडिया में आता है. इंपोर्ट का डेफिनेशन क्लियर है कि इंपोर्ट तभी होता है जब इंडिया में आता है. जब इंडिया में आ ही नहीं रहा है तो गवर्नमेंट ने बोला भैया शेड्यूल 3 में डाल दो इसको. बार बार क्लेरिफिकेशन दे दे के थक गए हम लोग. अब शेड्यूल 3 में डाल देते हैं कि अगर इंडिया के बाहर आप सेल कर रहे हो, इंडिया से बाहर परचेज हो रहा है, इंडिया के बाहर ही सेल हो रहा है, तो वो मर्चेंट ट्रेडिंग है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, शेड्यूल 3 में कवर होगा. ओके, तो इसको शेड्यूल 3 में कवर कर दिया, इसको बोल दिया इसमें आईजीएसटी नहीं लगेगी बिकॉज ये इंपोर्ट के डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा है. ये रीजन हो सकता है, तो शेड्यूल 3 में कवर हो चुका है ये. ओके, नाउ आगे चलते हैं. अब बोलता है क्या, देखते हैं. सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. तो हम समझते हैं क्या होता है. देखिए, पहले इसमें अगर आप डायग्राम में देखोगे, A imports some goods and kept good in custom bonded warehouse in order to defer basic custom duty and IGST. तो A ने इंपोर्ट करा सर्टेन गुड्स. देखिए, जैसे A होम कंजम्पशन मतलब इंडिया में ले जाने के लिए क्लियर कराता, कस्टम क्लियरेंस लेता, उसको देना पड़ता है बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी. लेकिन उसने सोचा भैया ड्यूटी को डेफर कर दिया जाए, तो उसने बोला कि मैं इंपोर्ट तो कर रहा हूं लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रखूंगा. तो वेयर हाउस में जब सामान रखा जाता है तब जीएसटी उस टाइम नहीं देना पड़ता, ना ही बेसिक कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, ना जीएसटी देना पड़ता है. तो सपोज कीजिए गुड्स वैल्यू 100, बेसिक कस्टम ड्यूटी सपोज 10% है और आईजीएसटी 12% है, तो 13.20 प्लस ये जो 10 है उसको ड्यूटी को उसको डेफर करना था, 23.20 उसको डेफर करना था. तो उसने सोचा कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में वो रख दे. अब ए सेल द सेम टू बी फॉर ₹300. अब कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस ने उसने क्या किया, ए ने बी को बेच दिया. ए ने क्या किया, बी को बेच दिया. तो आईजीएसटी चार्ज होना चाहिए क्या, आप एक बात बताइए. ए ने बी को बेच दिया, तो ये क्वेश्चन उठा. मैं इसको थोड़ा बोल्ड करती हूँ और थोड़ा रेड हाईलाइट करती हूँ. ये क्वेश्चन पूछा कि होना चाहिए कि अगर कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में आप किसी को बेच रहे हो जिसमें आईजीएसटी लग रहा है, लगना चाहिए क्या आईजीएसटी. फिर बी ने क्लियर करा दिया सेम फॉर होम कंजम्पशन आफ्टर पेइंग द ड्यूटी. ओके, तो आपको तो पता है कि कस्टम बॉन्डेड से अगर आपको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराना पड़ा है तो ड्यूटी तो देना पड़ेगा. तो क्वेश्चन आया कि ए ने जो बी को कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में जो बेचा है, क्या बेचा है, सामान. वो जो सामान रखा था वो बी को ट्रांसफर कर दिया ओनरशिप. तो इस केस में आईजीएसटी लगना चाहिए या नहीं. तो उसने बोला
गवर्नमेंट ने बोला शेड्यूल 3 में इसको इंक्लूड कर दो कि अगर कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में किसी ने किसी को माल बेचा है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो बी जब क्लियर कराएगा तो वो ड्यूटी पे करेगा। तो इस केस में यहां पर ड्यूटी देना नहीं है। शेड्यूल 3 में बोला, क्या बोला, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, सो इट इज कवर्ड देयर। ओके, अच्छा अब एक और चीज लाते हैं, supply of goods by the consignee to any other person by endorsement of document of title to the goods after the goods has been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption। ये थोड़ा समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है पलाश ऑफ इंडिया imported some goods from USA, ठीक है, while goods were in high sea Palash sold the goods to Ramesh in India by way of endorsement of document of title of goods. This transaction is neither supply of goods nor supply of service। इसमें क्या बोल रहा है कि पलाश ने इंपोर्ट किया और वो जहाज में ही था गुड्स कि उसने किसी और को इंडिया में बेच दिया। अब जो ये पलाश और रमेश के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या ये माना जाएगा, क्या इस पे आईजीएसटी लगना चाहिए? अब पहले पढ़ते हैं हाई सी सेल क्या होता है। High sea sale is a common trade practice within four corners of law whereby the original importer of goods sell the subject goods to a third person before the goods are entered for custom clearance। So वो third person को बेच देता है before custom clearance। जैसे ये देखिए यूएसए से निकला 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 और यहां पर जहाज में ही है गुड्स और जहाज में ही डायरेक्शन दिया गया कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रमेश के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो जो हाई सी सेल हो रहा है जो पलाश और रमेश के बीच में हो रहा है, क्या उस पे आईजीएसटी लगेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला इसको भैया शेड्यूल 3 में इंक्लूड करो, इसमें आईजीएसटी नहीं लगेगा, इसको नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स मानो ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आप पूछोगे मैम क्यों, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अल्टीमेटली रमेश जो है जब कस्टम से क्लियर कराने जाएगा तो वो ड्यूटी पे कर देगा। तो आप पूछोगे किस अमाउंट पे ड्यूटी पे करेगा? जो लास्ट अमाउंट में बिका था। सपोज कीजिए वो 100 रुपए में खरीदा पोर्ट ऑफ ऑरिजिन से और रमेश को बेचा 300 रुपए में, तो 300 रुपए में ये ड्यूटी क्लियर करवाएगा, 300 रुपए में ड्यूटी लगेगी। तो दो बार ड्यूटी कलेक्ट करने का तो कोई मतलब नहीं है, इधर भी आईजीएसटी इधर भी आईजीएसटी। इससे अच्छा है सिंपली यहां पर ही कलेक्ट कर लिया जाए। तो हाई सी सेल को क्या माना गया? It will be considered neither as supply of goods nor supply of service। तो हाई सी सेल तो आप समझ गए कि यूएसए से माल आ रहा है जहाज में ही ट्रांसफर हो गया माल, ठीक है, इंडिया में घुसा नहीं, उससे पहले ही ट्रांसफर हो गया। तो इस केस में क्या माना जाएगा? neither as sale of goods, supply of service, neither as supply of goods। कस्टम क्लियरेंस से पहले ही जब सेल हो गया तो इस केस में। ओके सो गाइज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार अपन देख लेते हैं, इट विल बी बेटर फॉर अस। ओके, सबसे पहले शेड्यूल 3 में क्या क्या कवर किया गया? शेड्यूल 3 में बोला गया कि सप्लाई नहीं माना जाएगा, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वो सैलरी वाला इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको कवर किया गया। नेक्स्ट किसको कवर किया गया? नेक्स्ट जो कोर्ट ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सारे सर्विस दे रहे हैं, प्रेसिडेंट जो सर्विस दे रहे हैं, एमपी एमएलए वगैरह जो अपनी कैपेसिटी में जो सर्विस दे रहे हैं, ड्यूटीज जो परफॉर्म बाय द पर्सन, बोर्ड फॉर्म जो आपका चेयरमैन मेंबर और डायरेक्टर है इन अ बोर्ड एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अंतिम संस्कार की क्रियाएं जो आपका गड़ाना जलाना ये सारा चीज, डिजीज पर्सन को ट्रांसपोर्ट करना। सेल ऑफ बिल्डिंग और लैंड को हटा दिया गया एक्सेप्ट 5B। 5B मतलब अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, उसमें जीएसटी की है लाइबिलिटी। नाउ एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, सारे अनसिक्योर्ड डेब्ट को हटा दिया गया एक्सेप्ट लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो ये तीनों को परव्यू में लाने के लिए गवर्नमेंट ने गुड्स में भी इसे इंक्लूड किया, किसे? एक्शनेबल क्लेम को। Now आउट एंड आउट सप्लाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई हो रहा है तो वो क्या नहीं माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा।
वेयरहाउस में, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में अगर सेल हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ओनरशिप, अगर हाई सी में ट्रांसफर हो रहा है तब भी नहीं माना जाएगा। सो थैंक यू गाइज, होप सो शेड्यूल 3 आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज सो मच।